हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्लूइड चैप्टर के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारे पास, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then find the excess force required to take it away from the surface. Excess force के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर हम किस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं? S equals to F by L टोटल लेंथ। ओके, सिचुएशन क्या है? टॉप व्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास वाटर सरफेस है, ओके, जिसके ऊपर एक सर्कुलर डिस्क रखी हुई है। ओके, यहाँ पर ये वाटर है, सर्कुलर डिस्क है, मतलब ये बीच से खाली नहीं होगी, इसका अपना यहाँ पर मटेरियल होगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो सर्कुलर डिस्क है, इस पर जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके कारण एक फोर्स लगेगा, और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं लगेगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में लगेगा अलोंग दी सरफेस ऑफ वाटर, कुछ इस तरह। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस फोर्स, जिसके बारे में इन्होंने पूछा है। और यहाँ पर जो टोटल फोर्स है, हम उसकी बात करेंगे, टोटल एक्सेस फोर्स। ओके, तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसमें टोटल फोर्स और टोटल लेंथ, जितनी लेंथ पर ये लग रहा है फोर्स, कितनी पर लग रहा है? ये यहाँ पर सरकमफ्रेंस के अलोंग आ रहे हैं डिस्क के, और सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर, इफ आर इज द रेडियस ऑफ डिस्क। तो यहाँ पर ये हो जाएगी सरकमफ्रेंस, और यही हो जाएगी हमारी टोटल लेंथ, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं वो इस डिस्क की सरकमफ्रेंस के अलोंग लग रहे हैं। तो जितनी टोटल लेंथ होगी इसकी सरकमफ्रेंस की, वही उसकी टोटल लेंथ आ जाएगी जिसमें फोर्स वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमें F चाहिए, देन S इंटू एल करेंगे। S हमारे पास 0.07, R 4.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.98 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a rectangular film of liquid is extended from 4 into 2 to 4 into 5 centimeter if the work done is 3 to 10 to the power -4 joule, the value of surface tension of the liquid। वर्क डन हमें दिया हुआ है, और ये कितना है? 3 into 10 to the power -4 जूल। सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें बताया है कि जो रेक्टेंगुलर फिल्म है वो एक्सटेंड होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियल एरिया क्या था? 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली क्या है? 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सप्रेशन ये यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमारे पास जब हम लिक्विड फिल्म की बात करते हैं, ठीक है, ये कोई लिक्विड बबल होता है, तो हम बोलते हैं कि उसमें एक ही सरफेस है, एक ही एरिया है, ठीक है, अंदर पूरे में मटेरियल भरा हुआ है, सिर्फ एक एरिया वहां पर उसका काउंट होगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम शॉप बबल की बात करते हैं तो वो स्फेरिकल शेल की तरह होता है, उसमें 2 एरिया काउंट होते हैं, एक इनर वाला, एक आउटर वाला। यही सिचुएशन होती है रेक्टेंगुलर फिल्म में, इसमें भी हमारे पास 2 सरफेस आएंगी, और अगर यहाँ पर 2 सरफेस आएंगी
तो यहाँ पर जो एरिया आएगी वो भी 2 टाइम्स होंगे। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो भी 2 टाइम्स आएगा। ये समझ रहे हो? हमने बोला वर्क डन क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ओके, ये हम कर लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, डेल ए क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितना है जिसे हमने A2 बोला है, और इनिशियली कितना है जिसे हमने A1 बोला है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर जो ये फिल्म है उसकी जो सरफेस आएंगी वो 2 सरफेस आएंगी, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस। इसलिए यहाँ पर जब हम फाइनल एरिया की बात करेंगे तो वो भी 2 टाइम्स आएगा, इनिशियल की बात करेंगे वो भी 2 टाइम्स आएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? ओके, तो यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, the density of water at the surface of ocean is rho. If the bulk modulus of water is B, what is the density of ocean water at a depth where the pressure is n times of P naught? और P naught क्या है यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो मान लेते हैं ये हमारे पास ओशियन है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसके डेप्थ की बात करें, यहाँ डेप्थ में कोई पॉइंट ले सकते हैं और यहाँ पर टॉप पर कोई पॉइंट ले सकते हैं। ये बोल रहे हैं जो टॉप सरफेस है उस पर, क्योंकि ओशियन है वो ओपन होगा, तो उस पर जो प्रेशर आएगा वो किसके कारण आएगा? एटमॉस्फेयर के कारण। टॉप सरफेस के ऊपर तो कोई वाटर सरफेस नहीं है ना, तो यहाँ पर वाटर तो फिनिश हो चुका है, तो अब यहाँ पर जो प्रेशर बचा है वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये बोल रहे हैं जो डेप्थ है, डेप्थ में यहाँ पर ये प्रेशर कितना हो जाता है? n टाइम्स ऑफ पी नॉट। ओके, बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डेंसिटी है टॉप लेयर सरफेस पर, जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी है? रो। फाइंड करना है यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको रो 1 मान लेते हैं और इसको रो 2, जिसे हमें फाइंड करना है। साथ में इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है बल्क मॉड्यूलस की। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? अगर आप प्रेशर में चेंज कर रहे हो किसी बॉडी पर या किसी लिक्विड पर, जो प्रेशर लग रहा है उसको आप चेंज कर रहे हो, तो वहां पर उसके वॉल्यूम में भी कुछ चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डेंसिटी के। ठीक है, तो वहां पर यूनिट वॉल्यूम में जो आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, मास चेंज नहीं होगा। क्या बोला है हमने? यहाँ पर जो प्रेशर होता है उसके चेंज होने से वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा। ओके, नेगेटिव साइन शो करता है कि यहाँ पर जो ये वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ये V1 माइनस V2 है, इनिशियल माइनस फाइनल है। फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे हम ये मान के चल रहे हैं कि फाइनली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, बल्क मॉड्यूलस आपको बताता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यूज होता है। ओके, कितना कम होगा वो आप इस एक्सप्रेशन से जान सकते हैं। यहाँ पर साथ में आता है v, ये इनिशियल वाला होता है। ठीक है, इनिशियली जो वॉल्यूम रहा है। ओके, अब यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, देन ये हो जाएगा B इक्वल्स टू माइनस डेल पी। इसको हम इनिशियली जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको हम V रख सकते हैं। ओके, कुछ गिवन नहीं है यहाँ पर।
V1 ले लेते हैं रो 1 की टर्म में। तो ये हमारे पास हो जाएगा V1 डेल P डिवाइडेड बाय डेल V, और डेल V यहाँ पर क्या है? इनिशियली हम यहाँ पर ले रहे हैं V1 है, फाइनली हम ले लेंगे V2। ओके, अब मैंने बोला कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास। ओके, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या रहती है, अगर आप इसी एग्जांपल को लो, ओशन का जो वाटर है, ठीक है, उस पर आप प्रेशर कम करो या ज्यादा करो, प्रेशर में चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके कारण उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। लेकिन नोट करने वाला पॉइंट ये है कि उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो कुछ मास शिफ्ट हो गया बाहर ओशियन से, है ना, या डिस्ट्रॉय हो गया, या हमने फिर से प्रेशर को चेंज किया तो वो क्रिएट हो गया खुद से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मास हमेशा सेम रहेगा। मास सेम रहेगा दैट्स मीन ये कांस्टेंट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और इसमें कोई चेंज ना होने का मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके? वॉल्यूम के। एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, डी यहाँ पर डेंसिटी है, प्रेशर और डेंसिटी में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको डी रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, जो इनिशियल मास था, जब प्रेशर में चेंज हुआ तो उसके बाद जो मास है उसको फाइनल मास बोल सकते हैं। अब मास यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इनिशियली डेंसिटी थी और जो वॉल्यूम, वो फाइनल वाले के इक्वल होना चाहिए। 1 एंड 2 की फॉर्म में अगर इसको लिखें, देन D1 V1 should be equal to D2 V2। ओके, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है, दूसरी इक्वेशन ये आ जाती है। ओके, इसको यूज करते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशंस है। अब हमें करना क्या है, D2 फाइंड करना है, तो D2 तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? D1 V1 बाय V2। D1 कितना दिया हुआ है? रो दिया हुआ है। ओके, और V1 बाय V2 ये नहीं पता है, तो V1 और V2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको यूज करना होगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। आ जाते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। बल्क मॉड्यूलस उन्होंने बताया है B ही है, और इनिशियली वॉल्यूम हमने V1 लिया है, चेंज डेल V। अब यहाँ पर डेल P की अगर हम बात करें तो इसे हम ले सकते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो हाइट के बेस पर हो रहा है, मतलब अगर आप ओशन में थोड़ा नीचे जाओगे तो प्रेशर चेंज हो रहा है। ओके, तो फाइनल जो प्रेशर है हम उसे क्या ले लेते हैं, जो डेप्थ में है, मतलब P2, और इनिशियल प्रेशर किसको रख लेते हैं, जो टॉप सरफेस पर है। ओके, जब हम इसको समझते हैं तो हम इनिशियल और फाइनल प्रेशर से समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ओशन जो वाटर है उस पर जो प्रेशर है उसकी टर्म्स में दिया है, तो यहाँ पर कुछ इनिशियल फाइनल नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, एक हम टॉप सरफेस की बात कर रहे हैं, दूसरा लोअर सरफेस की, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है हम उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और यहां से हमारे पास आएगा डेल वी। ओके, इस डेल वी को कहां पर रखेंगे, इस इक्वेशन में रख लेते हैं। डेल वी इक्वल्स टू V1 माइनस V2। तो यहाँ पर जब इसे प्लेस करेंगे कितना आएगा, ये
ओके, V1 को वन साइड ले आते हैं, V2 दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? रेशो कौन सा? V1 बाय V2, या फिर सिंपली हम यहाँ पर V2 की वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। V1 की वैल्यू, V1 जो टर्म है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो जाएगा D2 इक्वल्स टू रो। ओके, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा ये? B प्लस N P नोट माइनस P नोट रो B। तो इस तरह से हम बल्क मॉड्यूलस का जो एक्सप्रेशन है उसको यूज कर सकते हैं, क्या निकालने के लिए? डेंसिटी दो लेयर्स के बीच में। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर डेंसिटी रो इन अ क्लीन एक्वेरियम forms a meniscus as illustrated in the figure. Calculate difference in height h between the center and the edge of the meniscus. ये किस तरह की सिचुएशन है? हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो कैपिलरी राइज पढ़ा था हमने। उसमें क्या था, हमारे पास एक कंटेनर होता था और उस कंटेनर में हम कैपिलरी ट्यूब रखते थे। ठीक है, मान लेते हैं इस कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है वो R है। अब यहाँ पर ये जो लिक्विड था ये इसमें ऊपर की साइड राइज होने लगता था, है ना? और ये या तो इस शेप में आएगा, ओके, या फिर इस शेप में आएगा। दो शेप हमने पढ़ी थी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इनको हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं मेनिस्कस। तो जब हम मेनिस्कस की बात कर रहे हैं वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अगर हमें फिगर में बताया गया है तो हम जान सकते हैं कि वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरह की, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस तरह का रहा होगा, है ना? ये कैपिलरी ट्यूब और यहाँ पर ये कुछ इस तरह की शेप बन रही होगी जिसमें नीचे हमारे पास लिक्विड रहा होगा। हमें सिर्फ हाफ दिया है, ओके, और वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट डिफरेंस इन हाइट एच बिटवीन द सेंटर एंड द एज ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, मतलब जो ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी शेप है उसके जो सेंटर है और जो एज है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सेंटर कहाँ बन रहा है इसका, यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की जो हाइट है बता भी दी है कि इस हाइट की बात कर रहे हैं, वो हमें फाइंड करना है। ओके, और ये जो होता था जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस कैपिलरी ट्यूब में इतनी हाइट तक जो ये लिक्विड है वो राइज हुआ है, दैट्स मीन इसको हम क्या बोलते थे? कैपिटल एच। और इसका अब आपको फॉर्मूला भी याद आ रहा होगा, क्या होता था? 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। ये एक्सप्रेशन हम यूज करते थे। ओके, अब यहाँ पर ये जिस एच हाइट की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है? कैपिटल एच। मतलब कैपिटल एच को इन्होंने यहाँ पर क्या ले लिया है? स्मॉल एच। ओके, सरफेस टेंशन क्या बोला है इन्होंने वाटर का? गामा। एंगल थीटा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सेम है। डेंसिटी रो ही है, जी ग्रेविटी होती है। बात करें इस रेडियस की, ये कितनी होगी? ये जो कैपिलरी ट्यूब होती थी इसकी रेडियस होती थी, और यहाँ पर जो हमारे पास शेप बनती थी वो चाहे कॉनकेव बने या कॉन्वेक्स, ठीक है, उसकी रेडियस भी कितनी होगी? जितनी इस कैपिलरी ट्यूब की है। तो यहाँ पर हमारे पास ये शेप आ रही है कुछ इस तरह की, है ना? तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल रहेगी? जो ये कैपिलरी ट्यूब है जो इसकी रेडियस होगी। इतना समझ में आया? तो हम इस
स्मॉल आर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर हाफ सर्कल की बात करें, ये इसकी रेडियस हो गई, ये क्या होती है, ये सेंटर है, ये कंप्लीट सर्कल है, इसके हम सिर्फ हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं। ओके, ये इसकी रेडियस आ जाएगी, ये भी तो रेडियस होगी ना। कहने का मतलब ये है कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही ये आएगी, और ये तो उन्होंने खुद ही बताई है कितनी है, h, जिसकी वैल्यू ये जानना चाहते हैं। दैट्स मीन हम जिस r की बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर किसके इक्वल होगा, h के। तो यहाँ पर ये वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, h इक्वल्स टू गामा कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी h को इस साइड लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, h स्क्वायर टू गामा कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी। नेक्स्ट, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, a steel ball of volume 0.02 meter cube is shrinking at a speed of 10 meter per second in a closed jar filled with a liquid of density 2000 kg per meter cube. The momentum of the liquid. देखो हमारे पास एक क्लोज्ड जार है, कुछ इस तरह से मान सकते हो, जिसमें लिक्विड है। ओके, अब इन्होंने बोला कि इसमें यहाँ पर एक बॉल है जो शिंक हो रही है, शिंक का मतलब जो डूब रही है। ओके, और ये यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या जानना चाहते हैं हमसे, मोमेंटम ऑफ लिक्विड, मतलब P इक्वल्स टू mv, लेकिन किसके लिए, लिक्विड के लिए। ओके, लिक्विड का मास हमें दिया है क्या, नहीं, पर डेंसिटी हमें पता है। सो अगर हम बात करें मास की, मास ऑफ लिक्विड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखो यहाँ पर मोमेंटम होता क्या है, अगर हम इसकी टर्म्स में समझे, यहाँ पर मान लेते हैं ये जो लिक्विड है ये स्टेबल है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, स्टेबल है, रेस्ट में है। ओके, अब यहाँ पर सडनली एक बॉल गिरती है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब यहाँ पर हम खुद भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब कोई बॉल लिक्विड के अंदर जाएगी तो वो अपने अराउंड के या जितने भी लिक्विड के कांटेक्ट में वो आएगी उसको डिस्टर्ब करेगी। ओके, डिस्टर्ब करेगी तो उसकी भी कुछ स्पीड रहेगी। हालांकि यहाँ पर ये एक जार है जो कि क्लोज्ड है, तो लिक्विड इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसमें मूवमेंट तो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मास की, तो हमें वो मास लेना है जो डिस्टर्ब हुआ है। कैसे, मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है, बट वॉल्यूम कितना ले, कितना वॉल्यूम यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है कैसे पता चलेगा, तो जितना वॉल्यूम बॉल का है वो उतने ही वॉल्यूम को डिस्टर्ब करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल, और ये हमें पता है कितना है, 0.02 मीटर। तो यहाँ पर इसको रख सकते हैं, तो मास तो हमारे पास आ गया। डेंसिटी है हमारे पास 2000 और वॉल्यूम है हमारे पास 0.02। फोर्टी केजी। स्पीड कैसे आएगी, देखो स्पीड का भी यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन होगा। कैसे, जितना लिक्विड डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा बॉल के, उसकी स्पीड उसके एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी। दैट्स मीन
जो VL है वो कितना हो जाएगा, VB के इक्वल, और ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से फिर हमारे पास मोमेंटम कितना आ जाएगा, 40 इंटू 10, और ये आ जाएगा 400 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is poured in U tube which contains mercury। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है ये मर्क्यूरी है, यहाँ पर ये एक एक्स लिक्विड है, साथ में एक और लिक्विड दिया है लिक्विड वाई, जिसको इन्होंने फिल किया है लेफ्ट आर्म में। ओके, और ये कितनी हाइट में है, 8 सेंटीमीटर। जो ये एक्स वाला है ये कितनी में है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर एच एक्स कितना है, 10 सेंटीमीटर, एच वाई कितना है, 8 सेंटीमीटर में फील्ड है, और क्या यहाँ पर मर्क्यूरी है। साथ में इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाई, डी वाई हमें फाइंड करना है। सिंपल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर प्रेशर इक्वल होगा। ओके, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, कहां पर करेंगे, ये। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ए लेती हूँ और यहाँ पर कोई पॉइंट बी, देन जो पी ए है वो पी बी के इक्वल आएगा, मतलब जो ए पॉइंट पर प्रेशर है वो बी पॉइंट पर जो प्रेशर है उसके इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ये इसी पॉइंट पर क्यों थोड़ा नीचे क्यों नहीं लिया, क्या थोड़ा नीचे भी हम लाइन को ड्रॉ कर सकते थे, या क्या इसके लेवल पर लाइन को ड्रॉ कर सकते थे, इसी के लेवल पर क्यों किया। क्योंकि देखो ये जो लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और वहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस लाइन पर वो सब सेम प्रेशर पर होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट एक लिमिट के साथ में आता है, एक कंडीशन के साथ में आता है। कंडीशन क्या है कि वहां पर दोनों साइड में या जहां पर भी वो लाइन को ड्रॉ की गई है वहां पर एक जो लिक्विड है वो कॉमन रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस साइड आप देखो, इसके ऊपर क्या है, वाटर है, और उसके ऊपर सॉरी मर्क्यूरी है, और उसके ऊपर एक लिक्विड है वाई। इस साइड सिर्फ एक लिक्विड है एक्स। नीचे ध्यान दो, नीचे क्या है, दोनों के साथ में जो लेवल आ रहा है वो किसका आ रहा है, मर्क्यूरी का। अब ये कॉमन पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर यहां पर ड्रॉ करती हूँ, इस लाइन के ऊपर, इस साइड देखो कौन सा लिक्विड है, वाई, इस साइड देखो कौन सा लिक्विड है, एक्स, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। ओके, नीचे देखो यहाँ पर कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी, यहाँ पर कौन सा लिक्विड है, एक्स। लेकिन अगर हम इसको सपोज यहां पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी, यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट डी। तो पॉइंट सी पर जो प्रेशर है पॉइंट डी पर जो प्रेशर है वो सेम आने चाहिए। ओके, इसके ऊपर क्या क्या है, यहाँ पर प्रेशर आएगा कौन से लिक्विड के कारण, वाई के कारण, देन जो मर्क्यूरी है उसके कारण, इस साइड प्रेशर आएगा एक्स के कारण, और देन जो मर्क्यूरी है उसके कारण। ठीक है, ये तो दोनों अलग ही हैं, इनकी तो अभी बात नहीं करते हैं। बात करें इसकी, इतना तो यहाँ पर डिफरेंट हो गया। ये वाली जो हाइट है, इतनी हाइट की जो मर्क्यूरी है दोनों साइड सेम है, तो ये यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगी कौन सी अमाउंट, सिर्फ ये वाली अमाउंट। समझ रहे हो, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई करें, इस पॉइंट ए को और इस पॉइंट बी को लेकर, तो पॉइंट ए पर जो यहाँ पर प्रेशर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, वाई के कारण, प्लस
क्योंकि इसके ऊपर मर्क्यूरी है उसके कारण। इस साइड आते हैं, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर पी वाई कितना है, ये हो जाएगा रो वाई। इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और साथ में क्या आ जाएगी ग्रेविटी। मर्क्यूरी की अगर हम बात करें, देखो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, दोनों साइड इसकी हाइट सेम रहेगी। ये पूरा कितना है 10, ये कितना है 8, तो ये कितना बचा होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मर्क्यूरी है, कितनी हाइट को हम यूज कर रहे हैं प्रेशर फाइंड करने के लिए, सिर्फ 2 सेंटीमीटर को। ओके, साथ में क्या आ जाएगा जी। बात करें यहाँ पर अगर px की, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ x, ग्रेविटी, और साथ में जितनी हाइट पर ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम ये वाली लाइन लेते हैं सी डी वाली, ओके, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो ये पी वाई आया है ये सेम रहेगा, तो इसकी बात रहने देते हैं। पी एक्स है ये भी सेम रहेगा। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ये हाइट आएगी, इसको हम मान लेते हैं x, क्योंकि दोनों साइड ये सेम है। तो यहाँ पर जो ये आएगा एच जी, वो कितने के लिए आएगा, एक तो इस 2 सेंटीमीटर के लिए आएगा इंटू जी, और एक और आएगा, देखो ये कटे नहीं है, हम बस लिख नहीं रहे हैं, अब यहाँ पर जो लिखे हैं वो सेम अमाउंट है। ओके, x इंटू जी के लिए आएगा। इस साइड हम बात करें तो ये कितनी हाइट को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं x को, तो ये वाली जो टर्म है ये कट जाएगी। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर जब हमने इस लाइन को नीचे शिफ्ट किया, सीडी वाली को लिया, तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पर जब हम प्रेशर निकाल रहे हैं उसमें ये वाली हाइट और ऐड हो गई है, और इतनी हाइट में दोनों साइड क्या है मर्क्यूरी है, हाइट सेम है, मर्क्यूरी है तो डेंसिटी सेम है, ग्रेविटी पहले से सेम रहती है, तो वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है कि कैलकुलेशन को कम रखना है, दूसरा करेक्टली सोल्व भी हो जाए। तो क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, वहां पर करना है जहां पर कोई दूसरा लिक्विड आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्यों यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन फिर इंक्रीज हो जाएगी, तो इन दोनों पॉइंट्स को नहीं लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा ले, यहाँ पर भी लेवल चेंज हो रहा है यहाँ पर भी, तो ये वाला लेना है, इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इस लेवल के नीचे दोनों साइड सेम लिक्विड है, मर्क्यूरी है। नेक्स्ट क्या करना है, इनकी वैल्यूज को प्लेस करना है और सोल्व करना है। रो वाई तो हमें निकालना है, साथ में क्या आ जाएगा 8g इंटू 10 टू द पावर -2। रो एच जी ये होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। ओके, ये 2 सेंटीमीटर में है। एक्स की डेंसिटी हमें पता है 3.36। ओके, नेक्स्ट 10 टू द पावर -2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और जी भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 रो वाई प्लस। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास an open-ended U-tube of uniform cross-sectional area contains water density of 10 to the power 3 kg per meter cube. Initially, water level stands at 0.29 meter from the bottom in each arm. Kerosene oil of density 800 kg per meter cube is added to the left arm until its length is 0.1 meter.
फाइंड दी H1 बाय H2। देखो इनिशियली क्या था, यहाँ पर वोटर था, ये वोटर था, अभी भी है, बट इनिशियली क्या सिचुएशन थी कि ये जो दोनों, ये लेफ्ट मान सकते हो और ये राइट आर्म, ठीक है, इन दोनों आर्म्स में जो वोटर का लेवल था वो सेम था। ओके, और इन्होंने बोला है कि ये कितना था, दोनों साइड में जो हाइट थी वो 0.29 मीटर थी। ओके, मतलब अगर यहाँ पर हम एक ट्यूब ले, इसमें यहाँ पर दोनों साइड लेवल सेम रखते हुए वोटर को प्लेस कर दें, और ये जो हाइट है दोनों साइड, बॉटम टू टॉप लेयर ऑफ वाटर सरफेस, ये कितनी दी हुई है, 0.29 मीटर। ओके, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें केरोसिन ऑयल डालना स्टार्ट कर दिया, जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकता। तो जितना भी डालोगे वो वाटर की सरफेस के ऊपर ऐड होता चला जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, मिक्स नहीं होगा वाटर में। ओके, अब इन्होंने बोला कि जब ये केरोसिन ऑयल डाला गया, ये जो लेवल थे वाटर के वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गए, जो पहले सेम हाइट पर थे वो अब सेम हाइट पर नहीं है, एक थोड़ा नीचे रह गया, दूसरा थोड़ा ऊपर। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं H1 और H2, ये H1 है, ये H2, दोनों का रेशो निकालना है। कैसे निकालें, देखो यहाँ पर इन्होंने बोला इनिशियली ये जो दोनों साइड में, दोनों आर्म्स में वाटर की हाइट थी वो कितनी थी, 0.29, और जो बेस था उसमें भी वाटर था, तो देखो बेस में तो अभी भी है ना। अब यहाँ पर इस हाइट को अगर हम ऐड करें, मान लेते हैं ये कितनी है, d, और ये जो H2 हाइट है, क्या ये दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। इनिशियली जो हाइट थी, मान लेते हैं कितनी थी, x1 प्लस x2, ये x1 थी और ये x2 थी, दोनों को अगर हम ऐड करते तो कितना आता, 0.29 इंटू 2, दोनों सेम हाइट है, सिर्फ हाइट को ऐड कर रहे हैं, बेस में वाटर है एज इट इज उसको रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो गए, लेवल ऊपर नीचे हुए हैं ना, इस साइड थोड़ा कम हो गया, इस साइड थोड़ा ज्यादा, वाटर है तो अभी भी उतनी ही हाइट में, तो अगर हम इस D को इस H2 में ऐड करें तो अभी भी कितना आना चाहिए, जरूरी तो नहीं है 2 प्लस 3 को ही हम ऐड करेंगे तभी 5 आएगा, वो तो हम 1 प्लस 4 कर सकते हैं तब भी आ जाएगा, 0 प्लस 5 कर सकते हैं तब भी आ जाएगा, तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ से एक हमारे पास कंडीशन आ जाती है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, फर्दर और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसकी हेल्प से हम H1 H2 निकाल सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर ऑयल है और उसकी हाइट हमें पता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोस्टेटिक जो प्रिंसिपल होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप प्रेशर चेक करो वो सेम रहेगा। ओके, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, कैसे, यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये जो कनेक्शन है इससे पास होने वाली एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। सिचुएशन क्या है, इस लाइन के नीचे दोनों साइड वाटर है, इस लाइन के ऊपर इस साइड तो ऑयल है, इस साइड वाटर ही है। ओके, तो अगर हम दोनों साइड जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बॉटम की बात करें, दोनों में वाटर है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोस्टेटिक प्रिंसिपल जो है प्रेशर का वो वैलिड हो जाएगा। ओके, बिकॉज एक लिक्विड कॉमन है। फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले और यहाँ पर कोई पॉइंट ले,
उन दोनों पर प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो पॉइंट बी के इक्वल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर प्रेशर निकाले कितना आएगा? इस पॉइंट के ऊपर कौन सा लिक्विड है? ऑयल है, तो ऑयल की डेंसिटी आएगी, हाइट 0.1 मीटर है और यहाँ पर ग्रेविटी आ जाएगी जी। यहाँ पर बात करें, इसके ऊपर वाटर है तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। हाइट तो कैसे ले? देखो ये पूरा कितना है? H2 और ये कितना है? D। ओके, तो ये हाइट कितनी आएगी? H2 माइनस D। ओपन एंडेड है, यहाँ पर दोनों साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नोट, तो यहाँ पर हम वो भी ऐड कर सकते हैं, बट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उसके बिना लिखे तो भी आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ये कितना दिया हुआ है हमें? 800। ओके, ये डिवाइड में आएगा, 8/10 आ जाएगा, 8/100 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.08 मीटर। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, दोनों को सोल्व करेंगे, D और H2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, इतना नोट कर लीजिए पहले। यहाँ से H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 0.08 प्लस D, यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास D। H निकालेंगे, कितना आ जाएगा? ओके, हमें चाहिए क्या? H1/H2। देखो यहाँ पर H1 कितना है? D में अगर हम 0.1 को ऐड कर दे तो हमारे पास H आ जाएगा, तो D प्लस 0.1। H2 कितना है? ये आ गया है 0.33, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये है हमारे पास 0.25 प्लस 0.1। आंसर नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपको इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो की क्लास देखनी है देन उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप अभी जाकर देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।